हाँ तो दोस्तों, रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप लोग वे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं जो एलडीसी परीक्षा में रामबाण साबित होगा। तो कृपया वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का उचित लाभ उठाएं। चाहे वो स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीसी, सीसी इत्यादि सभी के परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो है रेलवे विभागीय परीक्षा हेतु पर्याप्त है। सभी जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है एलडीसी हेतु उन सब के लिए अति उत्तम प्रश्न है। और ये किस किस चीज़ के लिए विशेष जो है, जैसे कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो गया, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रेन कंट्रोलर, शंटिंग मास्टर, काटावाला इत्यादि सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर अप्रोच यानी वन लाइनर करके तथ्य है। तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस न करें। और चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो पहली पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दें कि शॉर्ट सिग्नल को अग्रिम प्रस्थान सिग्नल के नीचे लगा सकते हैं। ठीक, शॉर्ट सिग्नल को अग्रिम प्रस्थान सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। दोस्तों, शॉर्ट सिग्नल को कहां लगाया जा सकता है? अग्रिम प्रस्थान सिग्नल के नीचे भी लगाया जा सकता है। ठीक, इससे क्वेश्चन रहता है सत्य असत्य करने में, या कहाँ नहीं लगाया जा सकता ये रहता है। ध्यान रखिए दोस्तों, शंट सिग्नल को अग्रिम प्रस्थान सिग्नल के नीचे भी लगाया जा सकता है। ठीक, लेकिन इसे प्रथम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता। ध्यान रखें। चलिए सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं। स्लिप साइडिंग पिछले ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है। स्लिप साइडिंग जो है किसका बचाव करती है? पिछले ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती हैं। स्लिप साइडिंग किसका बचाव करती है दोस्तों? तो स्लिप साइडिंग जो है पिछले ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है। स्लिप साइडिंग किसका बचाव करती है? पिछले ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है। ठीक, तीसरा नंबर पॉइंट है टीएसएल संचालन के दौरान गलत लाइन से जाने वाली दूसरी गाड़ी सामान्य गति से चलाई जाती है। टीएसएल संचालन के दौरान गलत लाइन से जाने वाली दूसरी गाड़ी किस गति से चलाई जाती है दोस्तों? ये सामान्य गति से चलाई जाती है। ध्यान रखें। ठीक, अगली पॉइंट है कि अवरोध के बचाव के लिए गेटमैन सक्षम रेल कर्मचारी है। ठीक, सक्षम रेल कर्मचारी में ऑप्शन होता है। तो कोई भी रक्षा से जुड़े कोई भी जो उस पद के लिए ट्रेनिंग किया है या परमानेंट कर्मचारी है तो वो सभी सक्षम रेल कर्मचारी में आते हैं। ठीक, और विशेष करके संरक्षा से जुड़े कोई भी कर्मचारी हो तो अवरोध से बचाव के लिए यदि गेटमैन को भी देखा जाता है तो गेटमैन जो है सक्षम रेल कर्मचारी है। चूंकि ये पॉइंट तो डालने का मतलब ये है कि ये सब कहीं ना कहीं आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों चलिए एक एक पॉइंट को गौर से देखें आप। अगली पॉइंट को देखते हैं कि गाड़ी की अधिकतम अनुमेय गति से चलने पर, गाड़ी अधिकतम अनुमेय गति से चलने पर लगने वाला समय न्यूनतम यात्रा समय होता है। गाड़ी जब अधिकतम अनुमेय गति से चलती है तो जो भी समय लगेगा वो न्यूनतम लगेगा, तो वही न्यूनतम यात्रा समय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? न्यूनतम यात्रा समय। अगला पॉइंट है मुख्य परिचालन प्रबंधक सहायक नियम बनाने या बदलने के लिए प्राधिकृत अधिकारी हैं। सहायक नियम बनाने या बदलने के लिए प्राधिकृत अधिकारी कौन है? तो मुख्य परिचालन प्रबंधक होता है, जिसको COM बोलते हैं। ठीक, COM बोलते हैं, चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर। ठीक, तो मुख्य परिचालन प्रबंधक हिंदी होता है, जो कि सहायक नियम बनाने या बदलने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होता है। अगली पॉइंट पे देखते हैं दोस्तों, आईबीएस ऑन होने पर तथा पिछले स्टेशन से प्राइवेट नंबर प्राप्त करने पर लोको पायलट किस गति से आगे जाएगा? तो दोस्तों उस समय ये सामान्य गति से आगे जाएगा। ठीक, जब आईबीएस ऑन है और पिछले स्टेशन से प्राइवेट नंबर प्राप्त हो चुका है तो उस स्थिति में, जब प्राइवेट नंबर PNO प्राप्त हो चुका है तो उस स्थिति में लोको पायलट जो है सामान्य गति से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, अगली पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। सवारी गाड़ी के डिरेलमेंट होने पर यदि किसी यात्री की मृत्यु होती है तो वो किस तरह के दुर्घटना में आती है दोस्तों? उसे गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में जाना जाता है। सवारी गाड़ी के डिरेलमेंट होने पर यदि किसी यात्री की मृत्यु होती है तो उसे गंभीर दुर्घटना कहते हैं। कैसे कहते हैं दोस्तों? गंभीर दुर्घटना। आगे देखिए, ए क्लास पेट्रोलियम द्रव्य से भरी वाहन के आगे और पीछे 2 गार्ड बैगन लगाए जा सकते हैं।
ठीक, एक ग्लास पेट्रोलियम द्रव्य से भरे वाहन के आगे और पीछे कितने गार्ड बैगन लगाए जा सकते हैं? 2 गार्ड बैगन लगाए जा सकते हैं दोस्तों, 2। ठीक, अगली पॉइंट पे ध्यान दे। अगला है कि स्वचालित ब्लॉक पद्धति में टीएसएल के दौरान गलत दिशा में चलने वाली गाड़ी की अधिकतम गति कितने होती है? तो स्वचालित ब्लॉक पद्धति में यदि हम लोग स्वचालित ब्लॉक पद्धति में देखते हैं तो टीएसएल के दौरान जो गलत दिशा में जाने वाली गाड़ी की अधिकतम गति दोस्तों कितने होता है? अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कितने होता है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगली पॉइंट पे ध्यान दे कि ओडीसी के संचालन के मुख्य परिचालन प्रबंधक की अनुमति से ही होती है। ओडीसी की संचालन किसके अनुमति से होती है? मुख्य परिचालन प्रबंधक की अनुमति से होती है। ओडीसी की संचालन किसके अनुमति से होती है? मुख्य परिचालन प्रबंधक की अनुमति से। आगे ध्यान दे दोस्तों, समतल पर रुक संकेतक लगा होने पर कॉशन इंडिकेटर और अवरोध के बीच 1200 मीटर का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है दोस्तों? 1200 मीटर का। समतल पर रुक संकेतक लगा होने पर कॉशन इंडिकेटर और अवरोध के बीच 1200 मीटर का अंतर होता है। ध्यान दे दोस्तों कि अनुमोदित विशेष अनुदेश सीआरएस द्वारा जारी किया जाता है। अनुमोदित विशेष अनुदेश जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? अनुमोदित विशेष अनुदेश सीआरएस द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? सीआरएस द्वारा। अनुमोदित विशेष अनुदेश जो होता है वो रेल सीआरएस द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, किसके द्वारा? सीआरएस द्वारा। ठीक, रेलवे सेफ्टी कमिश्नर द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखिए, संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो दूरी होती है उसे पर्याप्त दूरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको पर्याप्त दूरी कहते हैं। संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? पर्याप्त दूरी। आगे ध्यान दें, डी क्लास स्टेशन नॉन ब्लॉक स्टेशन होता है। डी क्लास स्टेशन कैसा स्टेशन होता है? ये नॉन ब्लॉक स्टेशन होता है दोस्तों। अगली पॉइंट पे ध्यान दें दोस्तों कि अर्ध स्वचालित सिग्नल को हस्तचालित किया जा सकता है। किसको हस्तचालित किया जा सकता है? अर्ध स्वचालित सिग्नल को हस्तचालित किया जा सकता है। अगली पॉइंट, नॉन इंटरलॉक पॉइंट से गुजरते समय गाड़ी की अधिकतम गति जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितनी होती है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नॉन इंटरलॉक पॉइंट से गुजरते समय गाड़ी की अधिकतम गति जो होती है कितनी होती है? गति अधिकतम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगली पॉइंट पे ध्यान दें, 80 में 1 के उतार होने पर कैच साइडिंग बनाई जाती है। दोस्तों, कैच साइडिंग कब बनाई जाती है? जब 80 में 1 की उतार हो। 80 में 1 के उतार होने पर क्या बनाई जाती है? कैच साइडिंग। दोस्तों, क्या बनाई जाती है? कैच साइडिंग, 80 में 1 के उतार होने पर। अगली पॉइंट पे ध्यान दे, मालगाड़ी में क्रेन को इंजन से पहले स्थान पर लगाया जा सकता है। मालगाड़ी में क्रेन को कहाँ लगाया जा सकता है? इंजन से पहले स्थान पर दोस्तों, इंजन से पहले स्थान पर। आगे देखिए, मेल या एक्सप्रेस गाड़ी में एसएलआर के पीछे 2 बोगी लगा सकते हैं। मेल या एक्सप्रेस गाड़ी में एसएलआर के पीछे कितने बोगी लगा सकते हैं? 2 बोगी लगा सकते हैं दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए, अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है दोस्तों। अब वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें कि इंटरचेंज के नियम बनाने व दौर यातायात के नियम का प्रकाशन करने वाली संगठन, वो कौन है संगठन? IRCA है। कौन है? IRCA। और उसका गठन कब हुआ था? 1879 में। 89 नहीं दोस्तों, सॉरी, 1879 में उसका गठन हुआ था। ध्यान दे दोस्तों कि ये पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि इंटरचेंज के नियम बनाने व दर व यातायात के नियम प्रकाशन करने वाली IRCA का गठन 1879 में हुआ था। यानी इंटरचेंज के नियम बनाने, दर व यातायात के नियम को प्रकाशन करने वाली संगठन कौन है? IRCA। और उसका गठन कब हुआ था? 1879 में। ठीक, तो अगली पॉइंट पे ध्यान दीजिए, बैगन सेंसस का कार्य 2 वर्ष पर निर्धारित तिथि को 12 बजे दिन में किया जाता है। बैगन सेंसस का कार्य कितने दिनों पर किया जाता है? 2 वर्ष पर। कब? 12 बजे दिन में। बैगन सेंसस का कार्य कितने दिनों पे किया जाता है? 2 वर्ष पर। कितने बजे? 12 बजे दिन में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली पॉइंट पे ध्यान दे दोस्तों कि नियंत्रण संगठन को परिचालन की दृष्टि से ब्रेन सेंटर कहते हैं। नियंत्रण संगठन को परिचालन की दृष्टि से क्या कहते हैं? ब्रेन सेंटर। नियंत्रण संगठन जो होता है उसको परिचालन के दृष्टि से ब्रेन सेंटर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? इसे प्रशासन की आंख और कान भी कहा जाता है। इसे प्रशासन की आंख और कान कहते हैं। आगे ध्यान, इमरजेंसी नहीं, यदि एमजी में प्रति माह किसी यार्ड में कम से कम 10,000 बैगनों का निस्तारण होता हो तो उसे मार्शलिंग यार्ड कहते हैं।
एमजी जो है मीटर गेज में यदि प्रति माह किसी यार्ड में 10,000 बैगन का निस्तारण होता हो तब उसे मार्शलिंग यार्ड करेंगे। लेकिन वही ध्यान रखें कि वही यदि बीजी में हो जाए बात, तो बीजी में प्रति माह यार्ड में कम से कम 20,000 बैगन का निस्तारण होता हो तो मार्शलिंग यार्ड होगा। यानी एमजी में प्रति महीना 10,000 बैगन के निस्तारण होने से वो मार्शलिंग यार्ड कहलाती है, जबकि बीजी में प्रति महीना 20,000 बैगन के निस्तारण होने से वो मार्शलिंग यार्ड कहलाती हैं। दोस्तों ध्यान रखें। आगे देखिए, समय सारणी समिति एक परामर्शदात्री संस्था है। समय सारणी समिति कैसी संस्था है दोस्तों? परामर्शदात्री संस्था। कैसी संस्था है समय सारणी समिति? परामर्शदात्री संस्था है। अगली पॉइंट पे ध्यान दीजिए, समय सारणी प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। इसे 1 जुलाई से लागू किया जाता है। समय सारणी को कब से लागू किया जाता है? 1 जुलाई से। आगे देखिए, रनिंग स्टाफ की ड्यूटी प्रति सप्ताह अधिकतम 54 घंटे होनी चाहिए। रनिंग स्टाफ की ड्यूटी जो है प्रति सप्ताह अधिकतम कितने होनी चाहिए? 54 घंटा। अगला ध्यान दें, रनिंग स्टाफ को अपने मुख्यालय से बाहर 96 घंटे से अधिक नहीं रखा जाना चाहिए। कितने घंटे से अधिक नहीं? 96 घंटा से अधिक अपने मुख्यालय से बाहर नहीं रखी जानी चाहिए। आगे देखिए, रनिंग स्टाफ की लगातार नाइट ड्यूटी, रनिंग स्टाफ की लगातार नाइट ड्यूटी 6 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना से? 6 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे देखिए, ड्राइवर व गार्ड के किसी गाड़ी के गंतव्य आगमन के आधे घंटे बाद साइनिंग ऑफ करते हैं। साइनिंग ऑफ कब करते हैं दोस्तों? आधे घंटे बाद। ड्राइवर और गार्ड साइनिंग ऑफ कब करते हैं? आधे घंटे बाद करते हैं दोस्तों। आगे देखिए, मालगाड़ी चलाने के आदेश प्रस्तावित समय से 3 घंटे पूर्व दिया जाना चाहिए। मालगाड़ी चलाना है, ये आदेश प्रस्तावित समय से 3 घंटे हाँ दोस्तों, मालगाड़ी चलाने के आदेश प्रस्तावित समय से 3 घंटे पूर्व दिया जाना चाहिए। कब? 3 घंटे पूर्व। मालगाड़ी के अंतर्गत मटेरियल ट्रेन नहीं आती है। दोस्तों ध्यान रखें, मटेरियल ट्रेन मालगाड़ी के अंतर्गत नहीं आती है। जो रेलवे कार्य के लिए जो गिट्टी इत्यादि ढोती है वो मटेरियल ट्रेन है, वो मालगाड़ी के अंतर्गत नहीं आती हैं। ध्यान रखें दोस्तों, मालगाड़ी के संदर्भ में लाइन क्षमता ज्ञात करने का स्पेशल सूत्र, एक्स बराबर स्पेशल सूत्र को ध्यान रखें, जीआईपी फार्मूला के नाम से इसे जाना जाता है। एक्स जीआईपी फार्मूला। मालगाड़ी के संदर्भ में लाइन क्षमता ज्ञात करने का स्पेशल सूत्र क्या है? एक्स जीआईपी फार्मूला है। आगे ध्यान दीजिए, क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन बनाए जाने का मुख्य आधार ब्लॉक सेक्शन में लगने वाला संचालन समय है। क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन बनाए जाने का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार ध्यान रखें दोस्तों, क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन बनाए जाने का मुख्य आधार ब्लॉक सेक्शन में लगने वाले संचालन समय है। क्या है? रनिंग टाइम है। इसी आधार पे क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन बनाया जाता है। यदि टीटीएम ब्लॉक खंड साफ न कर पाए तो जे श्रेणी की दुर्घटना मानी जाती है। आपने जाना होगा, आपको पहले जब दुर्घटना पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि लाइन साफ न होना यानी जंग लग गई, जे श्रेणी की दुर्घटना में आता है। जब टीटीएम ब्लॉक खंड साफ न कर पाए तो वो भी जे श्रेणी की दुर्घटना होता है। आगे ध्यान दीजिए, करेक्ट साइडिंग की व्यवस्था वाले स्टेशन पर गाड़ी का रिसेप्शन प्रथम रोक सिग्नल पर रोक कर इनडायरेक्ट होता है। कैसे होता है? प्रथम रोक सिग्नल पे रोक के होता है। ध्यान रखें दोस्तों कि कैच साइडिंग की व्यवस्था वाले स्टेशन पर गाड़ी का रिसेप्शन प्रथम रोक सिग्नल पर रोककर इनडायरेक्ट रूप से किया जाता है। मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में निरीक्षण यान की अधिकतम संख्या 1 होगी। मेल या एक्सप्रेस गाड़ियों में निरीक्षण यान की संख्या 1 होगी, जबकि पैसेंजर गाड़ियों में निरीक्षण यान की संख्या 2 होगी। दोस्तों ध्यान दें, अगली पॉइंट, स्टेशन पर आवश्यकता से कम 1 क्लेम अधिक होना चाहिए। स्टेशन पर कितने क्लेम होना चाहिए? तो आवश्यकता से कम 1 क्लेम ज़्यादा होना चाहिए। अगली पॉइंट ध्यान दें, भारतीय रेलवे पर प्रयुक्त होने वाले मानक परिचालन परिपत्रों की संख्या कितनी है? 31। जितने परिपत्र है भारतीय रेलवे में उनकी कुल संख्या कितनी है? 31। अगला पॉइंट ध्यान दें, कोहरा सिग्नल मैन को पोस्ट पर 3 घंटे से अधिक तक नहीं रहने देना चाहिए। कोहरा सिग्नल मैन को पोस्ट पर 3 घंटा से अधिक समय तक नहीं रुकने देना चाहिए। अगली पॉइंट, किसी सिग्नल का लाल संकेत को अवरोध नहीं माना जाएगा। किसी भी सिग्नल के लाल संकेत को अवरोध नहीं माना जाएगा। ठीक, खतरा नहीं, अवरोध नहीं माना जाएगा। ध्यान दे दोस्तों, किसी सिग्नल के लाल संकेत को खतरा या अवरोध नहीं माना जाएगा। आगे
प्राइवेट ट्राली को मोटर रेलवे ट्रैक पर चलाने की अनुमति सीओम द्वारा मिलती है। प्राइवेट ट्राली को मोटर ट्रैक पर चलाने की अनुमति, मोटर रेलवे ट्रैक पर चलाने की अनुमति सीओम यानी चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर द्वारा मिलती है, तभी वो चला सकता है। अगली पॉइंट, प्लेटफार्म के बीच अवस्थित रेलवे लाइन को डक लाइन कहते हैं। दो प्लेटफार्म के बीच अवस्थित रेलवे लाइन को क्या बोलते हैं? डक लाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों? डक लाइन। इस लाइन पर किसी गाड़ी की अधिकतम स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। डक लाइन पर किसी भी गाड़ी का अधिकतम स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगली पॉइंट, मटेरियल ट्रेन को मालगाड़ी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, केवल पशुओं अथवा माल ढोने वाली गाड़ी को मालगाड़ी की श्रेणी में रखा जाता है। कभी भी मटेरियल ट्रेन को मालगाड़ी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, केवल पशु अथवा माल ढोने वाली गाड़ी को ही मालगाड़ी की श्रेणी में रखा जाता है। आगे ध्यान दे दोस्तों कि यदि लाइट इंजन भी यात्रा कर रहा हो तो टेल लैंप या टेल बोर्ड या एलबी लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यह ट्रेन की श्रेणी में आती है लाइट इंजन भी। ध्यान रखें दोस्तों। अगली पॉइंट है, ड्राइवर द्वारा 3 बार छोटी सीटियां बजाई जाती है तब गाड़ी नियंत्रण से बाहर है। क्या अर्थ लगानी चाहिए? गाड़ी नियंत्रण से बाहर है तभी ड्राइवर 3 छोटी सीटी देता है। ड्राइवर द्वारा 3 बार छोटी सीटियां बजाई जाती है तब क्या समझना चाहिए कि गाड़ी जो है नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। आगे देखिए, अगली पॉइंट है, ड्राइवर द्वारा 3 बार लंबी सीटी यदि मार दिया जाए तो समझ लीजिए कि फॉलिंग मार्क्स जाम रह गया है, उल्लंघन चिन्ह को गाड़ी पार नहीं की है, तब जो है ड्राइवर 3 बार लंबी सीटी देता है। आगे ध्यान दे दोस्तों, ड्राइवर द्वारा 4 छोटी सीटियों बजाना दुर्घटना, इंजन खराबी, अवरोध या अन्य किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पाने का संकेत होता है। दोस्तों ध्यान रखें, ड्राइवर द्वारा 4 यदि छोटी सीटी बजा दी जाए तो दुर्घटना है या इंजन खराबी है, अवरोध है या किसी कारण से ड्राइवर जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये T409, T409, TA409 और TB409 तीनों का रंग हरा होता है दोस्तों। T409, T409, TA409 और TB409 तीनों का रंग हरा होता है, परंतु T409 जो है सतर्कता आदेश है, TA409 नील सतर्कता आदेश है और TB409 अनुस्मारक सतर्कता आदेश है। दोस्तों बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि T409, TA409, TB409 तीनों का रंग हरा होता है, परंतु क्या T409 सतर्कता आदेश है, TA409 नील सतर्कता आदेश, TB409 अनुस्मारक सतर्कता आदेश। आगे देखिए, पूर्ण आगमन रजिस्टर जिसको कंप्लीट अराइवल रजिस्टर कहा जाता है, ये काले रंग का होता है। ये T1410 फार्म को कहते हैं। किसको कहते हैं? T1410 फार्म को। आगे आ गए दोस्तों, विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में किस में चली थी? 1825 में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। अगली पॉइंट, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1925 में की गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1950 में किया गया था। कब किया गया था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में। अगली पॉइंट, वर्ष 2017 में रेल का केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। वर्ष 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट को एक में कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, जैसे 1924-25 में जो है आके अलग किया गया था और फिर वर्ष 2017 में रेल बजट केंद्रीय बजट को एक में मिला दिया गया था। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। दोस्तों ध्यान रखें कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन एक्सप्रेस है? विवेक एक्सप्रेस। ये कहां से कहां तक चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कुल कितनी दूरी तय करती है? 4286 किलोमीटर। 4286 किलोमीटर। अगली पॉइंट है, देश में दूसरी सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है। दूसरी सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है। यह आया हुआ क्वेश्चन है। पहली तेज चलने वाली तो आजकल ट्रेन 18 यानी वंदे भारत है, लेकिन दूसरी सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस है जो कि हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट स्टेशन के बीच चलती है। कहां से कहां के बीच चलती है? हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट स्टेशन के बीच। आगे बिजली से
चलने वाली बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन, जो कि मुंबई और पुणे के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। कौन क्वीन है? बिजली से चलने वाली प्रथम गाड़ी कौन है? डेक्कन क्वीन, ठीक। और वो कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? मुंबई से पुणे के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। अगली पॉइंट दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस है, जो लाहौर से अटारी के मध्य चलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस। और वो कहाँ कहाँ के बीच चलती है? लाहौर और अटारी के मध्य चलती है। आगे ध्यान दे दोस्तों, अगली पॉइंट, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस है, जो चितपुर से ढाका के मध्य चलती है। दोस्तों ध्यान रखें कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? मैत्री एक्सप्रेस। ये चितपुर से ढाका के बीच चलती हैं। कहाँ से कहाँ के बीच? चितपुर से ढाका के बीच। ध्यान रखें दोस्तों कि अगली रेलगाड़ी बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1994 को। कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1994 को। आगे ध्यान दे दोस्तों, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव है, जबकि पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। दोस्तों पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर। ध्यान दे दोस्तों कि सब रेलवे, ध्यान दे, कोट नहीं, सबसे बड़े कोड वाला, जिसका कोड होता है SECR। उसका कोड क्या है? SECR। यहाँ कोट नहीं, कोड होना चाहिए। सबसे बड़ा कोड वाला SECR, 4 अक्षर का कोड है ना। ये कौन सा है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है। ध्यान रखें, इसका SECR मुख्यालय बिलासपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बिलासपुर। कहाँ है? बिलासपुर में। अगली पॉइंट पे ध्यान दे, भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म, भारत या दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म वर्तमान में गोरखपुर में है। कहाँ है दोस्तों? गोरखपुर में। परंतु दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म हुबली में बन रहा है। यह कार्य जारी है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ बन रहा है? हुबली में दोस्तों। अब वर्तमान में कहाँ है? गोरखपुर में है दोस्तों। ध्यान रखें। अगली पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय है, ठीक। उसका कोड क्या है दोस्तों? DDU। क्या है? दीनदयाल उपाध्याय, DDU इसका कोड है। आगे ध्यान दे दोस्तों, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा 2002 से शुरू की है। कब से शुरू की है दोस्तों? भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा वर्ष 2002 ईस्वी से शुरू की है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। अगली पॉइंट ध्यान दे दोस्तों, भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर भोलूघाट है। भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर क्या है? भोलूघाट। भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर भोलूघाट है, जो हाथ में हरे रंग का लालटेन लेकर रोशनी दिखाता है। ध्यान रखें, भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर भोलूघाट है, जो हरे रंग का लालटेन लेकर हाथ में जो है रोशनी दिखाता है। आगे देखते हैं, भारतीय रेल प्रशासन एवं तथा प्रबंधन की जिम्मेवारी रेलवे बोर्ड पर है। 18 जोन में विभक्त है, इसीलिए इसके सिंबल में 18 स्टार बने होते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, कितने स्टार बने होते हैं? 18 स्टार। भारतीय रेल प्रशासन एवं प्रबंधन की जिम्मेवारी किस पे है? रेलवे बोर्ड पर। अभी रेलवे बोर्डों की संख्या कितनी है? 18, ठीक। इसीलिए इसके सिंबल पर 18 स्टार बने होते हैं। अगली ध्यान दे, अग्निशामक यंत्र की रिफ्यूलिंग प्रत्येक वर्ष होती है। कितने में होती है? प्रत्येक वर्ष रिफ्यूलिंग होती है दोस्तों। इसकी रिफ्यूलिंग प्रत्येक वर्ष होती है। फ्यूजी सिग्नल का जीवन कितना होता है दोस्तों? असीमित। फ्यूजी सिग्नल का जीवन कितना होता है? असीमित। आगे देखिए, फास्टेड बक्स जो होता है वो प्रत्येक 3 महीने पे रिन्यू के लिए भेजते हैं। कितने दिन पे? प्रत्येक 3 महीने पे फास्टेड बक्स रिन्यू के लिए भेजा जाता है दोस्तों। आगे ध्यान दे, अगर यात्री गाड़ी में कोई इंजन जोड़ने आ रहा है तो शंटिंग के दौरान इंजन पहले 20 मीटर पर रुकेगा, तब धीरे धीरे बढ़ेगा। यात्री गाड़ी में जब इंजन जोड़ने आ रहा है तो पहले कितने दूरी पर रुकेगा? 20 मीटर पर। उसके बाद धीरे धीरे जो है बढ़ेगा। आगे देखिए, कैच साइडिंग की व्यवस्था स्टेशन सेक्शन के बचाव हेतु की जाती है, जबकि स्लिप साइडिंग की व्यवस्था ब्लैक सेक्शन के बचाव हेतु की जाती है। कैच साइडिंग की व्यवस्था किसके लिए होती है दोस्तों? स्टेशन सेक्शन के बचाव के लिए, जबकि स्लिप साइडिंग की व्यवस्था किसके लिए होती है? ब्लैक सेक्शन की बचाव के लिए दोस्तों। आगे देखिए, प्रोसीड सिग्नल केवल रूट की गारंटी देता है, इसके बदले सिग्नल भी नहीं होता है। प्रोसीड सिग्नल जो हम लोग देते हैं केवल रूट की गारंटी देता है, इसके बदला सिग्नल विनिमय नहीं होता है दोस्तों। ध्यान रखें। अगला पॉइंट ध्यान रखें कि परमिशन टू स्टार्ट
स्टेशन मास्टर द्वारा दिया जाता है, जबकि स्टार्टिंग सिग्नल गार्ड देता है। यानी परमिशन टू स्टार्ट हम लोग देते हैं और स्टार्टिंग सिग्नल गार्ड देता है। परमिशन टू स्टार्ट कौन देता है? स्टेशन मास्टर। परमिशन टू स्टार्ट कौन देता है? स्टेशन मास्टर। और स्टार्टिंग सिग्नल कौन देता है? गार्ड। इसके आगे देखिए दोस्तों, जहां कॉमन स्टार्टर सिग्नल होता है या जहां गाड़ी नॉन रनिंग लाइन में जा रही हो, वहां स्टार्टिंग ऑर्डर ड्राइवर को दिया जाता है। जहां कॉमन स्टार्टिंग सिग्नल होता है या जहां गाड़ी नॉन रनिंग लाइन से जा रही हो, वहां स्टार्टिंग ऑर्डर किसको दिया जाता है? ड्राइवर को। ध्यान रखें दोस्तों अगली पॉइंट को कि सिग्नल के एक ही संकेत यानी एस्पेक्ट, एक ही एस्पेक्ट जो है कभी तेज व कभी मध्यम होना सिग्नल फ्लिकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सिग्नल फ्लिकिंग। अच्छा, आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगली पॉइंट है सिग्नल के कई संकेत एक साथ देखने को सिग्नल की बबलिंग कहते हैं। एक साथ कई संकेत यदि दिखता है सिग्नल के तो बबलिंग कहते हैं। फ्लिकरिंग बगलिंग में फ्लिकरिंग तो जो होती है धीमे होती है, जबकि सिग्नल बगलिंग क्या होती है? एक साथ कई संकेत देखना। आगे देखिए, क्लैंप जो होता है, क्लैंपों को स्विच रेल के नोकदार सिरा से 9 से 12 इंच पे बांधते हैं, यानी 23 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी लगाना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में हो तो 23 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, अगर इंच में हो तो 9 से 12 इंच होता है दोस्तों, ध्यान रखें। आगे देखिए, रेलवे डॉली के लाइन पर काम करते समय दृश्यता कम से कम 1200 मीटर तक स्पष्ट होना चाहिए। यदि रेलवे डॉली लाइन पे काम कर रही है तो दृश्यता कम से कम 1200 मीटर साफ होनी चाहिए। सूर्योदय से पहले रात्रि में एवं खराब मौसम में इसको चलने की अनुमति कतई नहीं है। आगे देखिए, अगली पॉइंट है दोस्तों कि एक ब्लॉक खंड में अधिकतम 6 रेल डॉली काम करेगी। एक ब्लॉक खंड में अधिकतम कितने रेल डॉली काम करेगी? 6। एक रेल डॉली को सामान्यतः 3 वेल्डेड रेल पैनल से अधिक नहीं लादा जाना चाहिए। अगली पॉइंट पे ध्यान दे दोस्तों, फायर अलार्म की जांच प्रति 6 माह की जानी चाहिए। फायर अलार्म का जो जांच होता है, रिफ्यूलिंग तो 1 साल पे होती है, लेकिन इसकी जांच प्रति 6 माह की जानी चाहिए। स्टेशन घंटी को लगातार 2 मिनट तक बजाया जाना, यही फायर अलार्म होता है। क्या होता है? ये फायर अलार्म होता है, 2 मिनट तक लगातार बजाया जाए तो। आगे ध्यान दीजिए, फ्लैट टायर होने का मुख्य कारण ब्रेक बाइंडिंग होता है। फ्लैट टायर का मुख्य कारण क्या है? ब्रेक बाइंडिंग। अगली पॉइंट, एक से अधिक मोटर टाली किसी सेक्शन में चलाए जाने की स्थिति में प्रथम टाली को प्रस्थान पर अधिकार दिया जाता है तथा अनुगामी मोटर टालियों को मोटर टाली परमिट पर चलाई जाती है। ध्यान रखें, यदि एक से अधिक मोटर टाली किसी सेक्शन में चलाया जा रहा है तो पहली मोटर टाली को प्रस्थान पर अधिकार दिया जाएगा, अशेष सभी को मोटर टाली परमिट पर चलाई जाएगी। ठीक, अगली पॉइंट ध्यान दे दोस्तों, ऑटोमेटिक सिग्नल का नॉर्मल संकेत है आगे बढ़ो। ऑटोमेटिक सिग्नल का नॉर्मल संकेत क्या है? आगे बढ़ो। विशेष अनुदेश सीआरएस के अनुमोदन के बाद विशेष अनुमोदित अनुदेश बन जाता है। यदि विशेष अनुदेश हो तो सीआरएस जब अनुमोदित करता है उसके बाद ये विशेष अनुमोदित अनुदेश बन जाता है। अगली पॉइंट को ध्यान दे दोस्तों, प्रस्थान सिग्नल खराब होने पर फेसिंग पॉइंट और टेलिंग पॉइंट दोनों को क्लैंप एवं पैडलॉक किया जाएगा। यदि स्टार्टर सिग्नल खराब हो जाता है, प्रस्थान सिग्नल अगर कोई भी खराब हो जाता है तो फेसिंग और टेलिंग दोनों को क्लैंप एवं पैडलॉक किया जाता है। ध्यान दे दोस्तों, पर तो उसी स्टेशन से दिया जाएगा जहां से गाड़ी जानी है। प्रस्थान सिग्नल खराब होने पर पिछले स्टेशन से 36 लाइन 3 भी जारी नहीं किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, गुड्स लूप लाइन से कोई भी गाड़ी थ्रू नहीं जाएगी। यदि गुड्स लूप लाइन है तो वहां से कोई भी गाड़ी को थ्रू नहीं भेज सकते हैं। एआरटी को गार्ड के लिए डिटेन नहीं किया जाएगा। ध्यान रखें, एआरटी जा रही है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है, ये गार्ड के लिए डिटेंशन नहीं की जाएगी। अच्छा, आगे अगला पॉइंट है, ओवरलैपिंग जोन सी क्लास स्टेशन पर होता है। ओवरलैपिंग जोन जो होता है कहाँ होता है? सी क्लास स्टेशन पर। अगली पॉइंट, आईबीपी सी क्लास का स्टेशन होता है। ठीक, आईबीपी क्या होता है? सी क्लास का स्टेशन होता है। अगली पॉइंट, कैच साइडिंग स्टेशन सेक्शन से के शुरू होने से पहले बनाई जाती है। कैच साइडिंग कहाँ बनाई जाती है? स्टेशन सेक्शन शुरू होने से पहले। और कैच साइडिंग ब्लॉक ओवरलैप का भी कार्य करता है। किसका कार्य करता है? ब्लॉक ओवरलैप का। स्लिप साइडिंग जो होती है सिग्नल ओवरलैप का भी काम करता है। स्लिप साइडिंग सिग्नल ओवरलैप का, यानी एस दोनों है, और कैच साइडिंग ब्लॉक ओवरलैप का। अच्छा, स्लिप साइडिंग को स्टेशन सेक्शन समाप्त होने के स्थान से बनाया जाता है, जहां सेक्शन शुरू होने से पहले बनाई जाती है। कैच साइडिंग ब्लॉक ओवरलैप का भी कार्य करता है।
स्लिप स्लाइडिंग स्लिप ओवरलैप का भी कार्य करता है, सिग्नल ओवरलैप का ध्यान रखिए, स्लिप स्लाइडिंग सिग्नल ओवरलैप का कार्य करता है, जबकि क्विक स्लाइडिंग ब्लॉक ओवरलैप का करता है। अच्छा, स्लिप स्लाइडिंग जो होता है सिग्नल ओवरलैप का कार्य करता है, इसे स्टेशन सेक्शन समाप्त होने के स्थान से बनाया जाता है। अगली पॉइंट है घाट नियम। घाट नियम 200 में 1 की ढलान पर लागू होती है। घाट नियम यानी ग्रेडियंट रूल कहाँ लागू होती है? जहाँ 200 में 1 की ढलान हो, वहाँ घाट नियम जो है लागू होती है। कासन इंडिकेटर अवरोध से मीटर गेज में 800 मीटर पर तथा ब्रॉड गेज में 1200 मीटर पर लगाए जाते हैं। कासन इंडिकेटर अवरोध से कितने दूरी पे? मीटर गेज में 800 मीटर पर और ब्रॉड गेज में 1200 मीटर पर लगाए जाते हैं। अगली पॉइंट इंट है, कॉलिंग ऑन सिग्नल केवल कांटों के सही सेटिंग बतलाता है, रूट का नहीं। कॉलिंग ऑन सिग्नल जो है कांटों का सही सेटिंग बतलाता है, रूट का नहीं बतलाता है। अगली पॉइंट, गेट सिग्नल द्विसंकेती में गेट से 400 मीटर पर होता है, द्विसंकेती में गेट से 400 मीटर पर, जबकि बहुसंकेती में गेट से 180 मीटर पर होता है। गेट सिग्नल जो है द्विसंकेती में गेट से कितने दूरी पर होता है? 400 मीटर पर, जबकि बहुसंकेती में गेट से 180 मीटर दूरी पर होता है। अगली पॉइंट देखिए दोस्तों, रिपीटिंग सिग्नल के खंभे पर आर मार्कर होता है या नॉन स्टॉप सिग्नल होता है। रिपीटिंग सिग्नल के खंभे पर आर मार्कर होता है, यह नॉन स्टॉप के तरह कार्य करता है। दोस्तों ध्यान रखें, ट्रैप काटा कभी भी सिग्नल ओवरलैप का कार्य नहीं करता है। ट्रैप काटा कभी भी सिग्नल ओवरलैप का कार्य नहीं करता है। आगे बी, अगली पॉइंट है दोस्तों, बी क्लास सिग्नल लाइन में मल्टी एस्पेक्ट अपर कोऑर्डिनेट यानी MAUQ और मल्टी एस्पेक्ट कॉलर लाइट में होम सिग्नल से आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट OMFP यानी आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट की न्यूनतम दूरी 300 मीटर होती है। MAUQ या MACL में होम सिग्नल से आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट की दूरी 300 मीटर होती है। ध्यान रखें दोस्तों कि बी क्लास स्टेशन डबल लाइन में MAUQ और MLCL यानी कि MACL मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट, इन दोनों में आउटर मोस्ट फोसिंग पॉइंट से न्यूनतम दूरी 180 मीटर होती है। ध्यान रखें दोस्तों अगली पॉइंट कि बी क्लास एकहरी लाइट यदि हो TALQ टू एस्पेक्ट लोअर कोऑर्डिनेट या टू एस्पेक्ट कलर लाइट में आउटर सिग्नल से होम सिग्नल के बीच की दूरी 580 मीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 580 मीटर। अगली पॉइंट, हैंड सेंटिंग की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। हैंड सेंटिंग की स्पीड कितनी होती है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होता है दोस्तों? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली पॉइंट, CRS या CCRS नागरिक उड्डयन विभाग का अधिकारी होता है। कहाँ का अधिकारी होता है? नागरिक उड्डयन विभाग का। आगे देखिए, ART की मॉक ड्रिल प्रत्येक 3 माह पे की जानी चाहिए। ART की मॉक ड्रिल कितने पे होना चाहिए? 3 महीना पे, प्रत्येक 3 माह पे ART की मॉक ड्रिल होनी चाहिए। आगे देखिए, ब्रॉड गेज के जो लंबाई होती है 1.67 यानी 1.675 मीटर और MG में 1 मीटर, नैरो गेज में 0.76 मीटर होती है। ध्यान रखें दोस्तों। आगे देखें, फ्लैट टायर की अधिकतम अनुमेय सीमा बड़ी लाइन सवारी गाड़ी के लिए 75 mm होता है। बड़ी लाइन सवारी गाड़ी के लिए कितना होता है? 75 mm। अगली पॉइंट ध्यान दे, मोटर ट्राली परमिट 6 माह तक अनुरक्षित रखा जाना चाहिए। कितने दिन तक? 6 माह तक अनुरक्षित मोटर ट्राली परमिट को रखा जाना चाहिए, जबकि अन्य प्राधिकारों को 1 वर्ष तक परिरक्षित रखने का नियम है। अन्य कागजात को 1 वर्ष तक, अन्य प्राधिकार को, जबकि मोटर ट्राली परमिट को 6 महीना तक। अगली पॉइंट देखिए, संरक्षा संगठन का गठन कुंजरू समिति के अनुशंसा पर किया गया था। किसके अनुशंसा पर? कुंजरू समिति के अनुशंसा। कंट्रोल संगठन का उद्देश्य है उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग। कंट्रोल संगठन का उद्देश्य क्या है? कि जो भी संसाधन उपलब्ध है अधिकतम उपयोग हो सके, इसीलिए तो कंट्रोल बनाया गया है। आगे देखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स बनारसी में है। डीजल यानी DLW कहाँ है? डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स बनारसी में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में। आगे देखते हैं, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, ये कहाँ है? लखनऊ में। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट लखनऊ में है। रेल पहिया कारखाना बंगलोर में है। कहाँ है रेल पहिया कारखाना? बंगलोर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और इससे बेस्ट इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।